Good morning, students. I hope you all are fine and please take care. So, today we are going to learn about the chapter Cell of class 6th. Okay, in the previous class, we study about the living and non living things, and also we study about that the living things are made up of cells. Okay, so here is the word cell. Cell is the basic structural and function unit of life, and it is very small. Okay, so it is also present in only living things. फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्कवरी ऑफ द सेल. ओके, सबसे पहले सेल का डिस्कवर्ड इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में. ओके, और उसने कैसे ये चीज़ डिस्कवर की थी? उसने क्या किया था कि उसने एक कॉर्क है ना, एक थिन स्लाइस ली थी कॉर्क की. कॉर्क क्या होता है? कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री. ओके, उसने लिया और माइक्रोस्कोप से उसको देखा. जैसे ही उसने देखा कि माइक्रोस्कोप से कॉर्क को, तो वहाँ पर बहुत सारे ना लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स थे. जैसे कि हर घर में एक डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं, वैसे उसने देखा. ठीक है, और उसने वो देखा कि जो उसका स्ट्रक्चर बन रहा था कॉर्क का, जब उसने माइक्रोस्कोप से देखा तो वो कैसा दिख रहा था उसे? हनी कॉम्ब का, मधुमक्खियों का छाता होता है, डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं हर मधुमक्खी के लिए, वैसे. तो उसने कहा कि जो रॉबर्ट हुक कॉइंड द टर्म सेल, उसने कहा कि जो हर एक बॉक्स है उसको हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे. और सेल का जो लैटिन मीन्स होता है वो कैसा होता है कि लिटिल रूम होता है. मतलब कि चाहे कोई भी लिविंग थिंग्स हो या बीइंग हो, जैसे कि ह्यूमन हो या फिर डॉग्स हो या कुछ भी हो, तो वो लोग सब किससे बने हुए होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं. और जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं. ठीक है, जो लिविंग थिंग्स की जो बॉडी होती है वो मोस्टली ऐसी ही होती है कि जो सेल होते हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल है वो क्या बनाता है? टिश्यूज़ बनाता है. ग्रुप ऑफ टिश्यू है वो क्या बनाता है? ऑर्गन्स बनाते हैं. और ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम. और उसके बाद में क्या बनता है? और सीधे सीधे एक ऑर्गेनिज्म बनता है. नाउ नेक्स्ट इज देयर इज़, अब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं, एक या एक से ज़्यादा से. ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. हमारे हैंड्स, फिंगर्स, लेग्स, फेस हो गया, ये सब चीज़ें होती है. तो ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बनते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. जैसे कि अमीबा, प्रेमीशियम, यूग्लेना, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सारे सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर, मतलब कि एक से ज़्यादा सेल जब बन के ऑर्गेनिज्म बनाता है तब उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और जैसे कि एग्जांपल जैसे ट्रीज़ हो गया, ग्रास, इंसेक्ट्स, काउज, बर्ड्स एंड ह्यूमंस. हम लोग एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, इसलिए हमारे अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब जो सेल है उसकी शेप और साइज़ कैसी होती है? ठीक है, अब हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो मतलब उनकी साइज़ भी, उनके फंक्शंस भी सारे कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं. जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी भी है, रेड ब्लड सेल है, फैट सेल है, वाइट ब्लड सेल है. अब ये सारे एक जैसे शेप्स के नहीं होते, बट जो साइंटिस्ट है उसने ऑब्जर्व किया कि जो मोस्टली जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? स्फेरिकल टाइप के होते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं. जैसे कि नर्व सेल होती है, वो कैसे, उनकी जो साइज़ होती है वो थोड़ी सी लॉन्ग टाइप की होती है. ओके, और कुछ सेल होते हैं उनके कोई डिफाइनेड शेप ही नहीं होता है, वो सारे क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं. जैसे कि अमीबा में वाइट ब्लड सेल हो गए. ठीक है, आप देखेंगे अपनी बुक के अंदर डायग्राम में जितने भी सेल्स हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है, सब की साइज़ और शेप कैसी है? डिफरेंट है. ठीक है, जैसे कि ओवियम हो गया, आरबीसी, ये कौन सी शेप्स के दिख रहे हैं हमको? स्फेरिकल शेप है. फैट सेल है वो भी स्फेरिकल शेप का दिख रहा है हमको, है ना. लेकिन जैसे कि बोन सेल है, उनकी जो कैसी दिख रही है? ब्रांच टाइप की उसके आसपास, है ना. और स्टोमाटा है वो कैसा दिख रहा है? बीन शेप टाइप दिख रहा है. नर्व सेल हो गया, वो कितना लंबा दिख रहा है उसके नर्व सेल. तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हो गए. अब यहाँ पर एक बोला कि जो सेल की जो साइज़ होती है वो कैसी होती है? द साइज ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज
आर मेजर्ड बाय अ फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर। इन्होंने कहा कि जो सेल की जो साइज़ हैं या फिर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो ज़्यादातर किसके थ्रू मेजर्ड की जाती है, से, मतलब मिलीमीटर से, ठीक है। और 1 माइक्रोमीटर इजिकल टू 10⁻³ मिलीमीटर होता है। मीन्स मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, मतलब वो बहुत छोटे होते हैं और उन्हें हम अपनी जैसे कि नॉर्मल आइज़ है वैसे नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर क्या कहा गया है, जैसे कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमने कहा कि ज़्यादातर क्या होता है कि वो बहुत सारे डिफरेंट सेल्स से बनती है। जैसे कि ह्यूमन की बॉडी कितनी बड़ी होती है तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। और तो जैसे कि हमारे अंदर कुछ टिश्यूज़ भी, जैसे कि हमारी स्किन है हैंड्स की, वहाँ पर कौन सा टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टिश्यूज़ जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। जब एक से ज़्यादा टिश्यूज़ जॉइन होते हैं तब क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल है स्टमक हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया। एवरी ऑर्गन परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, और हर ऑर्गन का जो फंक्शन होता है, काम होता है, वो एकदम अलग होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमारा स्टमक है, वो क्या करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, है ना। वो क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जो पैनक्रियाज है वो क्या करते हैं, जो फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है और उसके अंदर से जो जूस निकलता है उसको वो उसके अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। और ऐसे ही जैसे कि प्लांट्स हैं उनमें भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, ऑल दीज थिंग्स। ओके, नेक्स्ट हियर इज, अब बता कि स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। द सेल डिफर इन देयर शेप एंड साइज, द एनिमल एंड प्लांट सेल आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। ओके, अब जब सेल्स डिफरेंट होते हैं शेप्स और साइज़ में तो क्या होता है कि जो एनिमल सेल्स होते हैं और जो प्लांट सेल्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं और उनके फंक्शंस भी एक जैसे नहीं होते हैं। ओके, तो अ टिपिकल सेल, जो एक नॉर्मल सेल होता है, वो तीन चीज़ें अपने अंदर कंसिस्ट करता है, या फिर हम उसे तीन चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि तीन चीज़ें वो कौन कौन सी है, फर्स्ट इज़ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये जो तीन चीज़ें होती है एक टिपिकल सेल में प्रेजेंट होती है, बट कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जो दोनों में नहीं होते हैं और कॉमन नहीं होते हैं क्योंकि उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये क्या होता है, किसी भी सेल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, या फिर कह सकते हैं हम, ये क्या करता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करके रखने का किसी भी जैसे कि प्लांट सेल को या फिर एनिमल सेल को। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, every cell is bounded by a thin delicate membrane called cell membrane, or we can say plasma membrane। और ये ज़्यादातर किससे बना हुआ होता है, फैट से या फिर प्रोटीन से। The plasma membrane separates cells from one another and from the surrounding media। ये क्या करता है, सेल से थोड़ा सा उनको सबको अलग करके रखता है और एक दूसरे मीडियम में। इन अ जैसे कि इन अ प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय अनदर रिजिड लेयर कॉल्ड सेल वॉल। जबकि एनिमल सेल में ये सेल वॉल वाली लेयर नहीं होती है। अब सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंसेस। इसका फंक्शन ये होता है कि ये ध्यान रखता है कि किन चीज़ों को अंदर घुसाना है और किन चीज़ों को अंदर नहीं घुसाना है। इट आल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर सब्सटेंस अक्रॉस इट। और इसका ये भी काम होता है ध्यान रखने का कि कौन सी चीज़ें अंदर जा रही है और कौन सी चीज़ें अंदर नहीं जा रही हैं। तो हम उसे कह सकते हैं, दैट्स वाई जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि वाई सेल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन। Next is, it provide an outer boundary to the cell and protect the cell from injury. I told you this thing.
इट मेंटेन द शेप ऑफ अ सेल, ये क्या करता है, सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है एकदम स्ट्रक्चर्ड थ्रू। नाउ नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है कि साइटोप्लाज्म इज़ अ थिक, वो थोड़ा सा मोटा होता है, इसके अंदर जेली लाइक जो फ्लूइड होता है वो प्रेजेंट होता है, वो किसके बीच में होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। देयर आर मैनी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म्स, दे आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। अब द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज्म, अब साइटोप्लाज्म्स में कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज होती है, जैसे कि फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर टाइनी बॉडीज ऑफ वेरिएड शेप्स, लाइक जैसे कि सिलेंड्रिकल में, रोड शेप में और स्फेरिकल शेप में। यहाँ पर नीचे डायग्राम है हमारे पास में, ये देख रहे हैं, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। द इनर ओके, दीज आर बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, ये कितने डबल मेम्ब्रेन से, एक इनर होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, जो अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी कैसी होती है, फोल्डेड हो रही है, दिख रही है। हम इसको डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी है, फोल्डेड है। बट एंड दीज फोल्ड्स, और ये जो फोल्ड्स हो रखे हैं, ये जो इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड हो रखी है, इस फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टिया कहा रखा है यहाँ पर। माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेन साइट ऑफ सेल रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, सेल को रिस्पायर करने में हेल्प करती है, सांस लेने में। माइटोकॉन्ड्रिया यूज ऑक्सीजन टू ऑक्साइड फूड टू रिलीज एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को ऑक्साइड करती है, मतलब जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो और उसमें से भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। दिस एनर्जी, और जो ये एनर्जी है, इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ATP, और वो जो एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है किस फॉर्म के अंदर, ATP, मतलब एंडोसाइन ट्रिप्फोस्फेट में। और इसका रीज़न क्या है कि दैट्स इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाकर एनर्जी स्टोर होती है। ओके, सो देयर इज आल्सो अ क्वेश्चन कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सो हमारे पास में ये आंसर है कि माइटोकॉन्ड्रिया यूज ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज फूड टू रिलीज एनर्जी, and this energy is stored in the form of ATP. That's why mitochondria are called powerhouse of the cell. Next is endoplasmic reticulum. It is a network of tube-like structure. ट्यूब होती है वैसे इसका नेटवर्क है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप की होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Ribosomes are attached to the rough endoplasmic reticulum and perform the function of protein synthesis. जो राइबोसोम्स होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक से कनेक्टेड होते हैं और प्रोटीन को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेते हैं और उसका फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज गोल्गी एपरेटस। These are also called dictosomes in plant cells. अब ये कैसे होते हैं? It consists of flattened tubes called cisternia and small vessels. Golgi apparatus acts as a way of station for the storage, processing and packaging of various cellular secretions. These secretions are then sent to different locations inside and outside of the cells. क्या होता है कि जब प्लांट सेल के अंदर है ना, ये जो गोल्गी एपरेटस होते हैं ये छोटे छोटे हर जगह डिफरेंट जगह पर स्टोर होकर रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अलग अलग मान लो ये क्या मूव करते रहते हैं, तो जैसे भी कोई चीज़ होती है वो इनके अंदर जाके स्टोर हो जाती है और ये एक जगह से जगह दूसरी जगह चले जाते हैं, और जहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती है या फिर तो वहाँ पर जाके ये क्या करते हैं, सिक्रिएशन कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ आवर राइबोसोम्स। दीज आर टाइनी स्ट्रक्चर्स, ये बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये हमने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं। राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हमने ये पहले ही पढ़ लिया है। नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर स्मॉल वेसल्स, दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, they digest worn out cell organelles. Sometimes
When the cell is injured, lysosomes rupture and digestive juice digest their own cell. क्या होता है कि जब हमारा कोई सेल होता है वो इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, तो जो लाइजोसोम्स क्या करता है उसको ठीक करता है, और जो ख़राब हो जाता है उसको क्या करता है अपने अंदर, उसका जो जितना भी जूस होता है वो सारा डाइजेस्ट कर लेता है. दैट्स वाई, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल. Centrosome consists of two century holes. It is found only in animal cell. It helps in cell division. ये क्या करता है, cells को divide करता है. Vacuoles. In animals, either vacuoles are absent or are few and very small in size. Animal cells में ज़्यादातर जो vacuoles होते हैं वो होते ही नहीं है, या फिर जब होते भी हैं तो वो बहुत ही छोटे छोटे साइज़ में होते हैं. लेकिन plant cells में जो vacuole है वो बहुत ही बड़ा होता है, और इन वॉक्यूल्स के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे कि वाटर, शुगर, एंजाइम्स. और ये क्या करता है कि जो सेल है उसको शेप में रहने की हेल्प करता है, और इट स्टोर्स फूड एंड वाटर इन द सेल. नेक्स्ट इज अवर प्लास्टिड. Plastid are present in only plant cell. They are double membrane bound on glies. मतलब इसके अंदर भी जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है वैसे ही इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है. और प्लास्टिड होता है वो 3 तरीके का होता है, क्लोरोप्लास्ट, लियोकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. और ये ज़्यादातर ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिली कहते हैं. नेक्स्ट इज आवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस. एंड वन मोर थिंग इज हेयर, जो प्लास्टिड होता है उसे हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं. क्यों? बिकॉज हमने अभी अभी पढ़ा कि जो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है दे आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. दैट्स वाई क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो कॉल्ड kitchen of the cell. So here next is our nucleus, which is very very important and most important part of the living cell. Mostly ये कैसा होता है, spherical होता है और located in the center of the cell. But in जैसे कि in the plant cell it is shifted toward one side because of the presence of a large central vacuole. Mostly living cells में ये ज़्यादातर तो क्या होता है कि बिल्कुल एकदम सेंटर में लोकेट होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये थोड़ा एक साइड में होता है क्योंकि जो वॉक्यूल होता है उसका वो बहुत ही बड़ा होता है. दैट्स वाई, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर आता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. This membrane is also porous and allow the movement of selected materials between the cytoplasm and the nucleus. न्यूकोप्लाज्म है. अ डेंस फ्लूइड इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. न्यूक्लियोलस, इट इज़ अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. ये एक छोटी सी और गोल गोल बॉडी होती है जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होती है. क्रोमेटिन मटेरियल इज अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर composed of a DNA. This contain genes. ओके, क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर ही धागे की तरह या फिर धागे की टाइप की होती है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, वो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर, जो क्या कंपोज करके रखती है, डीएनए को. ओके, और जो डीएनए है वो क्या कंटेन करता है, जीन्स. और जो जीन्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स को हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर डालने में. During cell division, the chromatin material condenses to form thick ribbon-like structure called chromosomes. बोला कि जब सेल डिवाइड होते हैं तो जो क्रोमेटाइन मटेरियल है वो क्या करती है, थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, वो कंडेंस करती है, और उसको हम उन जो ये थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं. अब नाउ वी स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस है कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है सेल के अंदर वो सारे कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस. बिकॉज क्या होता है कि जो हमारे जो जीन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं जो हमें पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं. दैट्स वाई द ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स. इफ़ अ पर्सन हैज़ ब्राउन आइज
हिज सन और डॉटर में आल्सो हैव ब्राउन आइज, ठीक है। और हमारे पास में एक टेबल भी है जो इसमें डिफरेंस बिटवीन एंड प्लांट एनिमल्स बता रखा है, जैसे कि साइज़, प्लांट सेल की साइज़ एनिमल सेल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सेल वॉल हो गया जैसे कि, तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। वैसे ही ये जितने पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंस बताते हैं प्लांट और एनिमल सेल में। और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो आप ये टेबल बना के वहाँ ये सारे पैरामीटर्स लिख कर कौन सी चीज़ें हैं किसके अंदर, कौन सी चीज़ें नहीं हैं, वो लिख के आ सकते हैं। In the last there are some prokaryotics and eukaryotics are there. डिफरेंस दोनों में क्या है, क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक वो होते हैं द सेल्स दैट डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द क्रोमेटाइन मटेरियल आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। द ऑर्गेनिज्म दैट हैव प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। क्या होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती है, तो जो क्रोमेटाइन होगा वो भी नहीं होगा। तो इसको हम क्या, इस सेल को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और यूकैरियोटिक में क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बाउंड करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। बस यही दोनों में क्या है डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोटिक है, जो डीएनए है वो पूरा क्या होता है, स्प्रेड होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही स्प्रेड हो जाता है। बट यूकैरियोटिक के अंदर वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसके ऊपर एक सेल वॉल अलग से होती है। सो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक्स। दिस इज ऑल डन। थैंक यू सो मच।